आइंस्टाइन ग्रेविटी को फोर्स न मान के स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर की तरह मानते थे और मास और एनर्जी इसकी असमतलता को निर्धारित करते हैं। फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, यानी उनके पास मास ना होने के कारण उन पे ग्रेविटी का असर नहीं होना चाहिए था, पर असल में ऐसा नहीं होता। लाइट पे ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है। 3 तारों की पोजीशन तब नापी जब उनसे आती हुई रोशनी बिना सूर्य से गुजरते हुए अर्थ पे पड़ रही थी। व्हाइट ड्वार्फ में जब इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ जाते हैं तो उस समय वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करने के कारण एक दूसरे से नजदीक होते हुए एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। हेलो दोस्तों, ब्लैक होल ये शब्द वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रेमियों दोनों की रुचि विज्ञान की ओर बढ़ाने में कुछ इस तरह से कामयाब रहा है कि यदि आप साइंस में रुचि रखते हो या नहीं, पर इस शब्द को सुनते ही आप सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ विचित्र कल्पना का संचार शुरू हो जाता है। आज हम देसी विज्ञान के इस एपिसोड में इन ब्लैक होल्स को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भी गहराई से जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्लैक होल्स के आधार को जानना होगा, जिसके कारण ही हम इसके जन्म के रहस्य को जान पाए, वरना उसके बिना तो शायद हम इसके होते हुए भी हम इन्हें नहीं जान पाते। और वो है आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। क्लासिकल मैकेनिक्स में ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है जो मास के कारण उत्पन्न होती है और लाइट के कैरियर यानी फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, यानी उनके पास मास ना होने के कारण उन पे ग्रेविटी का असर नहीं होना चाहिए था, पर असल में ऐसा नहीं होता। लाइट पे ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है, जिसे आर्थर एडिंगटन ने प्रूफ भी किया। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए 3 तारों की पोजीशन तब नापी जब उनसे आती हुई रोशनी बिना सूर्य से गुजरते हुए अर्थ पे पड़ रही थी, और दूसरी बार उन्होंने उन 3 तारों की पोजीशन तब नापी जब वे सोलर एक्लिप्स के दौरान सूर्य से गुजरते हुए अर्थ पे पड़ रही थी। और जब उन्होंने इसका रिजल्ट देखा तो वो दोनों पोजीशनें स्लाइटली एक दूसरे से शिफ्टेड थी। इससे ये प्रूव हो गया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक आवर सन लाइट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालते हैं। इस फिनोमेना को डिफाइन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स सक्षम नहीं थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम ये है कि उसमें बिना मास के ग्रेविटी पैदा नहीं हो सकती, और लाइट के पास रेस्ट मास 0 होता है, फिर भी वो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसे यूज करके हम कभी भी ब्लैक होल्स तक नहीं पहुंच सकते थे। और आइंस्टाइन की नई ग्रेविटी की अप्रोच इस फिनोमेना को डिफाइन करने में सक्षम है। इसीलिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आइंस्टाइन की इस नई ग्रेविटी से जरूरी है। आइंस्टाइन ग्रेविटी को फोर्स न मान के स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर की तरह मानते थे। इसका मतलब ये ब्रह्मांड का एक जैसा दिखता खालीपन वास्तव में एक जैसा नहीं है, ये असमतल है, और मास और एनर्जी इसकी असमतलता को निर्धारित करते हैं। यानी जहां जितना ज्यादा मास और एनर्जी होगा वहां उतना ज्यादा कर्वेचर। और लाइट चाहे वेव हो या पार्टिकल, उसे एक जगह से दूसरी जगह तो इस स्पेस टाइम से होके ही जाना होगा, और अगर स्पेस टाइम ही कर्व्ड हो तो उसे भी इसी कर्व से गुजर के जाना पड़ेगा। और इसी तरह इस यूनिवर्स के सारे मटेरियल्स भी इस कर्वेचर को फॉलो करेंगे। आइंस्टाइन की ये ग्रेविटी की थ्योरी लाइट का मैसिव ऑब्जेक्ट के चारों ओर बेंड होने को एक्सप्लेन करती है। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के सफर की। हमारे सन के बराबर के स्टार व्हाइट ड्वार्फ बन के ठंडे होते होते ब्लैक ड्वार्फ की ओर बढ़ते रहते हैं, जो कि हमने देसी विज्ञान के पिछले एपिसोड में भी जाना। अगर आप सूर्य के इस जन्म से उनके ब्लैक ड्वार्फ की ओर जाते सफर को जानना चाहते हो तो देसी विज्ञान के इस सन सीरीज के पिछले एपिसोड जरूर देखें। हमारे सन जैसे स्टार जब अंत में एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लगते हैं तो बाहर की परतें गर्मी के कारण एक्सपैंड होकर स्पेस में चली जाती है, और बचा हुआ कोर व्हाइट ड्वार्फ बन के फर्दर कोलैप्स नहीं होता। उसमें ग्रेविटी को इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी की फोर्स रोकती है। व्हाइट ड्वार्फ में जब इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ जाते हैं तो उस समय वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करने के कारण एक दूसरे से नजदीक होते हुए एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। इसकी वजह से उनमें एक आउटवर्ड प्रेशर बनता है और इसी के कारण फर्दर कोलैप्स नहीं हो पाता। पर यदि तारे का मास सन के 1.4 टाइम्स ज्यादा हो
तो ये इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी की फोर्स ग्रेविटी को काउंटर करने में सक्षम नहीं रहती। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स होकर प्रोटॉन्स में टकराकर न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज बनाते हैं, पर फिर भी तारा पूरी तरह कोलैप्स नहीं होता। न्यूट्रॉन्स के बनते ही जब न्यूट्रॉन्स काफ़ी डेंस होने लगते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन डीजेनरेसी की फोर्स पैदा होती है, यानी न्यूट्रॉन एक दूसरे में डेंस होने के कारण एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जो कि तारे को फर्दर कोलैप्स से बचाते हैं, और ऐसे स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं। तारे की ये मास की लिमिट यानी 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे सूरज को देने वाले साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, जिन्होंने व्हाइट ड्वार्फ के इस मास की लिमिट दी जिसमें वो स्टेबल रहेगा। उन्होंने इसे 19 साल की उम्र में 1930 में प्रपोज किया था, पर इसे एक्सेप्टेंस मिलने में 30 साल लग गए। अब इसके बाद आता है स्टार्स जिनका मास 3 सोलर मास से भी ज़्यादा होता है, यानी हमारे सूरज के 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। इनमें ये दोनों फोर्सें स्टार को कोलैप्स होने से नहीं रोक पाती, यानी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी और न्यूट्रॉन डीजेनरेसी, क्योंकि अब स्टार का मास बढ़ने के कारण ग्रेविटी इतनी प्रबल हो जाती है कि वो इन दोनों फोर्सों को काउंटर करके कोलैप्स करना शुरू कर देती है, और ऐसे ही स्टार बनते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल शब्द वैसे कुछ हद तक मिसलीडिंग है, ये कोई छेद नहीं है। इसका नाम ब्लैक इसलिए है क्योंकि इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनसे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, और होल इसलिए क्योंकि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक इनफाइनाइट कर्वेचर बनाते हैं, और जिसे यदि हम 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम में देखें तो ये एक होल की तरह दिखेगा। पर इनकी अपनी शेप किसी होल की तरह नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी भी स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कप जैसा शेप बनाएगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी पृथ्वी की शेप भी कप की तरह है। हम ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में ऑब्जर्व करके शायद कुछ भी ना जान सके, क्योंकि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सारी लाइट के बेस पे होती हैं। पर जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को बाहर ही ना आने दे तो हम उसके अंदर क्या होता है इसका बस अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे हम उसके अंदर सिंगुलैरिटी पाते हैं, पर क्या पता ये सिंगुलैरिटी मैथमेटिकल मॉडल का डिफेक्ट हो या कोई टूटी कड़ी, या फिर अगर ये सत्य भी है तो हमारे लिए इसे जान पाना शायद अभी के लिए असंभव है। पर आज हम इनके अस्तित्व को जान चुके हैं। हाँ, इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप द्वारा 2019 में मीजियर गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट ब्लैक होल की फोटो इस बात का सबूत है। इस एपिसोड में हमने ब्लैक होल्स के अस्तित्व के बारे में जाना। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि जब ब्लैक होल्स में से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती तो हमने इसकी फ़ोटो कैसे ली, और क्या ये ब्लैक होल्स पूरी गैलेक्सी को खा जाते हैं या नहीं। तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान में। और अगर हमारी वीडियोस आपको एजुकेट करने में सहायक बन रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।